द टार एजुकेशन फ्रेंड्स, टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 16 जुलाई 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप इन सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहां आपको सभी नए पुराने लिंक्स एक साथ मिलते रहेंगे। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास पूरा अटेंड करें, अंत तक देखें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अन्य दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज बनारस रेलवे स्टेशन रिसेंटली। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है मंडुआ डी। मंडुआ डी जो रेलवे स्टेशन था, अब उसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। ये मैक्सिमम लोग को मालूम ही होगा, उत्तर क्षेत्र के जो लोग होंगे, साउथ के लोगों को ये हो सकता है ना मालूम हो। तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में ये मंडुआ डी रेलवे स्टेशन था। अब इसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और इसका स्टेशन कोड भी, हालांकि इसकी ज़रूरत तो एग्जाम से मुझे नहीं लगता है, फिर भी ये जानना चाहिए। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नया स्टेशन कोड BS बनाया गया है। अब चलिए रेलवे के बारे में बात हो रही है तो उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1905 को हुई थी। भारत के पहले रेल मंत्री जो हैं कौन थे? जॉन मथाई। और वर्तमान में कौन है? ये 6 तारीख को, जब 8 तारीख को इसी महीने में मंत्रालय में फेरबदल हुआ, नए नए मिनिस्टर्स बने केंद्र सरकार में, तब पहले तो रेल मंत्री पीयूष गोयल थे, लेकिन अब 8 तारीख से ये केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव थे। तो एग्जाम्स में अगर आपको मंथ वाइज पूछता है, क्योंकि रेलवे में पूछ दिया जाता है कि मई महीने तक या जून महीने तक इस मंत्रालय में मंत्री कौन थे, इस तरह से वो स्पष्ट पूछता है। तो आपको 8 जुलाई इसी महीने से पहले की अगर पूछा जाए तो श्री पीयूष गोयल, और वर्तमान में केवल कह के पूछा जाए तो अब आप श्री वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, ये जवाब देंगे रेल मंत्री का। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन अब देखते हैं। महेश नगर ये न्यूज में रहा है। राजस्थान के जोधपुर में स्थित रेलवे स्टेशन मियाँ का बाड़ा, एक रेलवे स्टेशन था मियाँ का बाड़ा, उसी का नाम बदलकर अब किया गया है क्या? महेश नगर। ध्यान रखेंगे। चलिए, और रेलवे मंत्री अभी श्री अश्विनी वैष्णव हो गए हैं नए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सुनीत शर्मा है, और ये नए बनाए गए हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ नहीं दिया था, अलग से ध्यान आया मुझे। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा है और नए बनाए गए हैं, करंट न्यूज से रिलेटेड है, ध्यान देंगे। नर्मदापुरम ये मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद जो शहर है मध्य प्रदेश में, उसी का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। अम्बोली ये क्या है? तो महाराष्ट्र के का एक क्षेत्र है, जगह है, ये विशेष क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है अम्बोली। इसी को जो क्या किया गया है, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित कर दिया गया है। किसे? अम्बोली क्षेत्र को। ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। चलिए, ये रहा पहले प्रश्न में इतने फैक्ट्स। दूसरा देखते हैं, इजराइल में दूतावास खोलने वाला कौन पहला खाड़ी देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हिंदी में बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये UAE जो है, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। UAE बना है तो उसके बारे में देखते हैं। राजधानी अबू धाबी, करेंसी UAE दिरहम, क्राउन प्रिंस वहाँ कौन है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और इजराइल की भी बात हो रही है, उसके बारे में देखते हैं। राजधानी जेरूसलम, करेंसी इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, ये नए बनाए गए हैं, ध्यान रखेंगे इसको। और प्रेसिडेंट इसाक हरजोग, ये भी नए बनाए गए हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। भूटान क्यों न्यूज में रहा है?
तो भूटान जो है, ये मुझे लगता है कल ही का न्यूज़, परसों का न्यूज़ मैं करा चुका हूँ। तो भूटान न्यूज़ में इसलिए है, तो भारतीय भुगतान प्रणाली जो अपना भीम यूपीआई है, दूसरा प्रश्न को यहाँ देखिए पढ़ के मैं बताता हूँ। ऐसे मैं कुछ ये लिखा हुआ भी यहाँ ला रहा हूँ। तो भूटान जो है देखिए, भारतीय भुगतान प्रणाली भीम यूपीआई को अपनाने वाला ये पहला देश बन गया है। कौन? तो भूटान। भूटान द्वारा भीम यूपीआई को अपनाने से दोनों देशों के बीच भुगतान प्रणाली और आसान हो जाएगा और दोनों देश के आम लोगों और पर्यटकों के बीच को विशेष लाभ होगा। भीम यूपीआई एनपीसीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए बाकी सब यहाँ फिर देखते हैं। और अगला ऑप्शन है, ये तो हो गया अल सल्वाडोर। ये क्यों न्यूज़ में रहा है? तो हाल ही में बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश ये अल सल्वाडोर बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश अल सल्वाडोर बन गया है। न्यूजीलैंड, तो विश्व का पहला लकड़ी वाला सैटेलाइट लॉन्च करने का घोषणा ये कौन किया है? तो ये न्यूजीलैंड से। हालांकि ये न्यूजीलैंड से किया जाएगा, लेकिन ये किया जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा विश्व का पहला लकड़ी वाला सैटेलाइट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मथुरु कवचम अभियान शुरू करने का घोषणा किया है? ये कल मैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर इस न्यूज़ को सुना और आप लोग के लिए ये प्रश्न बना दिया। हो सकता है ये प्रश्न आप लोग को आज कल परसों अब बाकी पोर्टल पर मिलेंगे, लेकिन टार एजुकेशन पे आपको सबसे पहले सभी करंट अफेयर्स पूरी कोशिश की जाती है। हाँ, न्यूज़ चैनल्स अनेकों हैं इंटरनेट पर, तो कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कभार एक दो न्यूज़ आपको आज ना मिले तो कल मिलता है। नहीं तो आप कंपेयर करेंगे अन्य पोर्टल से टार एजुकेशन का, तो आप पाएंगे कि जो करंट अफेयर्स हमारे वेबसाइट पर आज डाल दिया गया वो अन्य वेबसाइटों पर 2 दिन 3 दिन तक आगे मिलता है, और यूट्यूब पर जो आज कराया गया वो अगले 2 दिन बाद अन्य पोर्टल पर मिलता है। ये मैं ईवो वाला बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी खासियत है मेरे टार एजुकेशन की, इसको मैं बस बता रहा हूँ। तो चलिए, हाल ही में किस राज्य ने मथुरु कवचम अभियान शुरू करने का घोषणा किया है? तो इसका सही जवाब है केरल। केरल राज्य में मथुरु कवचम अभियान शुरू किया जा रहा है। क्या है ये? तो इस अभियान के तहत राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। तो केरला में है, तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। बाकी ऑप्शन देखते हैं। असम क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में असम राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण विधवा महिलाओं की सहायता के लिए एक योजना का शुरुआत किया है असम सरकार ने। क्या नाम है? कोविड-19 विधवा सहायता योजना। देखिए यहाँ लिख के भी मैं लाया हूँ, तीसरा प्रश्न है ना। देखिए, कोविड-19 विधवा सहायता योजना ये असम सरकार ने शुरू किया है। इसमें क्या होगा? तो वैसी महिलाएं जिनके पति कोविड-19 के कारण अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको एक मुश्त 2,50,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। असम से एक और हाल ही में न्यूज रहा है, स्वदेशी आस्था और संस्कृति का एक नया विभाग बनाने का घोषणा किया है असम सरकार ने। तो इसमें क्या होगा? राज्य में विभिन्न जनजातियों के पुराने संस्कृति, परंपरा आदि को जिंदा रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। चलिए, तो ये रहा असम के बारे में। उत्तर प्रदेश की न्यूज में रहा है, तो उत्तर प्रदेश हाल ही में 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने का घोषणा किया है। इसको भी यहाँ देख लीजिए अच्छे से। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने का घोषणा किया है उत्तर प्रदेश ने। इसमें 2 बच्चों की नीति राज्य के लोगों के लिए स्वैच्छिक है। यह नीति किसी पर जबरन थोपा नहीं जाएगा, यह स्वैच्छिक है, और जो लोग स्वैच्छिक रूप से इसे अपनाएंगे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा सरकारी नौकरियों में विशेष लाभ दिया जाएगा, और जो लोग इस नीति को नहीं अपनाएंगे तो उसके लिए दंडित तो नहीं किया जाएगा कोई वैसा, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं तथा राशन जिसमें अनाज मिलता है गरीबों को, ऐसी सुविधाओं से, ऐसी लाभों में कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये 2 चाइल्ड पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। कर्नाटक क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में मॉडल टेनेंसी एक्ट पेश करने का घोषणा ये कर्नाटक सरकार ने किया है। क्या होगा मॉडल टेनेंसी एक्ट में? तो इसके तहत किराएदार और मालिक विवादों को 60 दिन के अंदर सुलझाया जाएगा। तो ये रहे फैक्ट्स तीसरे प्रश्न से इतने। चलिए अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है डेनमार्क। स्वास्थ्य और चिकित्सा अर्थात हेल्थ एंड मेडिसिन के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता हुआ है? भारत ने किया है, तो डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, करेंसी डेनिश क्रोन है। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। भूटान के साथ क्या रहा है हाल ही में? तो हाल ही में कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया गया है भूटान और भारत के द्वारा। गाम्बिया न्यूज में रहा,
ये भूटान के साथ एक और समझौता हुआ है, वो भी देख लेते हैं। पर्यावरण सहयोग के लिए हाल ही में भूटान सरकार के साथ एक और एग्रीमेंट हुआ है भारत सरकार का। गाम्बिया, तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए अभी हाल ही में किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो ये गाम्बिया। फिजी, ये न्यूज़ में रहा है, तो भारत सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये फिजी के साथ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 जुलाई को, विश्व कौशल युवा कौशल दिवस। इंग्लिश में होगा इसको वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 15 जुलाई को। थीम रहा है री इमेजिन यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। और इसमें क्या होगा? तो युवाओं के कौशल, रोजगार, उद्यमशीलता और उनके द्वारा वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के बीच सामंजस्य बनाने की कला को पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, 15 जुलाई। अब चलिए देखते हैं बाकी ऑप्शन। 12 जुलाई को क्या हुआ है? तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया है। मलाला दिवस के बारे में आइए यहाँ थोड़ा सा लिखित में देखते हैं और हम बोलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया है। विश्व मलाला दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर मनाया जाता है। और मलाला यूसुफजई, इनका पूरा नाम है मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान के युवा कार्यकर्ता हैं, ये मालूम भी होगा आप लोग को। तो ये हो गया। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों तथा लड़कियों के शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने के लिए मलाला यूसुफजई को वर्ष 2014 में सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। मलाला यूसुफजई ने एक पुस्तक भी लिखा था, क्या नाम था उसका? आई एम मलाला। हालांकि ये इसमें ये को राइटर थे, सह लेखिका थी, कोई और लिखा था इसको, उसमें ये सह लेखिका हैं। तो ये उनका पुस्तक है आई एम मलाला। तो ये सभी फैक्ट्स रहे मलाला के बारे में। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये तो बिल्कुल याद होगा सबको। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। आइए जनसंख्या दिवस के बारे में कुछ विशेष लिखित रूप में देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, देखिए इसका थीम रहा है 2021 में इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टालिटी। ये थीम है विश्व जनसंख्या दिवस का। ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे और चीन पहले स्थान पर है, सभी लोग जानते हैं इसको। भारत में पहली बार जनगणना जो है ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुआ था। और भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष 1881 में हुई थी। ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों बात अलग अलग हुआ, ये रेगुलर हो गया और ये एक बार इनके अधीन हुआ था पहली बार। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कब कब होता है? तो प्रत्येक 10 वर्ष पर। और किस मंत्रालय के अधीन होता है ये? तो गृह मंत्रालय के अधीन ये काम होता है। और अंतिम बार हम लोग के यहाँ ये राष्ट्रीय जनगणना कब हुआ था? तो 2011 को हुआ था। और 2011 तक जब हुआ तब ये 15 बार जनगणना हम लोग के देश में, अपने देश में कराया जा चुका है। आइए कुछ देखते हैं इस चार्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या के बारे में। भारत की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार कुल है 1,21,08,54,977, जिसमें से पुरुष जनसंख्या इतना है, महिला जनसंख्या इतना है। और साक्षरता की बात करें तो कुल जनसंख्या का 74.0% साक्षर है हमारे भारत में लोग। उसमें से पुरुष की बात करें तो 82.14% साक्षर हैं, महिलाएं 65.46% साक्षर हैं। और जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और लिंगानुपात अर्थात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो इसको सुधार करने की अभी और ये ज़रूरत है। तो चलिए ये रहा 11 जुलाई के बारे में। 3 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा है, हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है पीयूष गोयल। इस पद पर जो है पहले थावरचंद गहलोत थे, जो कि अब किसी राज्य का वो गवर्नर बन गए हैं। आगे रुकिए देखते हैं, उसको मैंने नोट किया भी है। चलिए तो अभी फिलहाल राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त किए गए हैं श्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है वर्तमान में अभी इतने सारे मंत्रालय देख रहे हैं। कौन कौन से हैं देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अभी पीयूष गोयल देख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये भी वही देख रहे हैं।
उपभोक्ता मंत्रालय, इसको हिंदी वाले को लिए बता दूं। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी उन्हीं के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा मंत्रालय, इन्हीं के पास है। तो ये सभी मंत्रालय, ये 8 तारीख को जो नया मंत्रालय फिर से गठन हुआ उसमें इनको ये मंत्रालय मिला है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट से सब देखिए। अमित शाह भारत में जो एक नया मंत्रालय हाल ही में बना है, क्या नाम है उस मंत्रालय का? उम्मीद करता हूँ सबको याद होगा वो। तो सहकारिता मंत्रालय, एक नया मंत्रालय बना है अपने भारत में, सहकारिता मंत्रालय या सहयोग मंत्रालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो उसी के सबसे पहले मंत्री श्री अमित शाह बनाए गए हैं। और अमित शाह पहले से गृह मंत्री तो हैं ही। शेर बहादुर देउबा, ये कल ही परसों का न्यूज है, प्रधानमंत्री के नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है कल। शेर बहादुर देउबा, कल नहीं परसों लिया था इन्होंने। मंगूभाई छगनभाई पटेल, ये कौन है? तो ये हाल ही में जो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों का नए गवर्नर्स नियुक्त किए हैं, उसी में इनको मध्य प्रदेश का गवर्नर अर्थात राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जो नए 8 राज्यपाल बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, उनकी सूची हम लोग आइए देख लेते हैं यहाँ लिखित रूप में, जो कि वो पढ़ने में थोड़ा आप लोग को आसान भी लगेगा। तो ये हैं देखिए 8 नए राज्यपाल जो नियुक्त किए गए। हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय बनाए गए हैं गवर्नर राज्यपाल। झारखंड में रमेश बैस, गोवा में PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य, कर्नाटक में थावरचंद गहलोत, इसी का बात अभी मैं जस्ट ऊपर कर रहा था जो मैं मिस कर रहा था। थावरचंद गहलोत जो हैं वही सदन में दल के नेता पहले थे, अब इनको कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश का नए राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल, अभी ऊपर हम लोग ने देखा। मिजोरम में हरिबाबू कंबम पति, और हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। चलिए राज्यपाल की बात हुई है तो कुछ फटाफट ये फैक्ट्स देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो हैं अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, और अनुच्छेद 153 के अनुसार एक से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल पदभार वो वहाँ पे शासन कर सकते हैं। ये शक्ति भारतीय संविधान की अनुच्छेद 153 में उल्लेखित है। और राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं अनुच्छेद 356 के द्वारा। 356 की बात हुई तो 352 भी बात कर लेते हैं। ये राष्ट्रपति जो है पूरे राष्ट्र में, देश में राष्ट्रपति शासन अर्थात राष्ट्रीय आपात लागू कर सकते हैं। एक और है इसी से संबंधित 360 अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। लेकिन खुशी की बात और सौभाग्य की बात यह है भारत के लिए कि अपने राष्ट्र में अभी तक कभी भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा या राष्ट्रीय आपात लागू नहीं किया गया है। चलिए अगला सब देखते हैं। अब ये हो गया। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने परिवहन प्रणालियों को डीकार्बोनाइज करने का घोषणा किया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन के द्वारा हाल ही में 2040 तक सभी प्रदूषणकारी सड़क वाहनों की बिक्री को समाप्त करने और वर्ष 2050 तक विमानन क्षेत्र में शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य पूरा करने का योजना का अनावरण किया है। और COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी ब्रिटेन के द्वारा ही इसी वर्ष नवंबर में किया जाएगा। ब्रिटेन के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल यूनाइटेड किंगडम का लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। न्यूजीलैंड क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में पहला लकड़ी वाला सैटेलाइट लॉन्च न्यूजीलैंड से किया जाएगा। हालांकि ये ऊपर हम लोग देख चुके थे। नीदरलैंड, ये यहाँ के वैज्ञानिकों ने, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए मधुमक्खियों का प्रयोग शुरू कर दिया है। ऐसा करने वाला ये पहला देश है नीदरलैंड, तो ये ध्यान रखेंगे। और चीन, तो सिंथेटिक गांजा अर्थात सिंथेटिक कैनाबिनोइड्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बैन करने वाला विश्व का पहला देश ये चाइना ही है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कंपनी को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दिया है? तो ये लगाया है मास्टर कार्ड पर। मास्टर कार्ड जो हम लोग का जो कार्ड है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वो सब आता है। और ये ऐसे भी ये नेटवर्क पेमेंट प्रोसेसर, एक नेटवर्क प्रोसेसर, और देखिए यहाँ है भी मास्टर कार्ड एक पेमेंट नेटवर्क प्रोसेसर और कार्ड सर्विस प्रदाता है। इस पर जो है ये क्यों लगा है ये रोक? तो मास्टर कार्ड द्वारा डाटा संग्रहण पर निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण RBI ने यह कदम उठाया है। तो मास्टर कार्ड पर लगा है तो उसके बारे में देखते हैं। मास्टर कार्ड का स्थापना 16 दिसंबर 1966 में, और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। और चेयरमैन अजय बंगा हैं जो भारतीय हैं, और CEO माइकल मिया बाच हैं। और ये जुर्माना, ये रोक जो है RBI ने लगाया है। तो RBI के बारे में भी देखते हैं। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई, स्थापना 1 अप्रैल 1935, इसका नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि 25वें क्रम के
गवर्नर हैं और आरबीआई में 4 उप गवर्नर होते हैं, तो डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो पहले हैं महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, और ये दोनों नए बनाए गए हैं, ये नए बनाए गए हैं टी रविशंकर, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पॉलिसी बाजार, इस पर भी कोई ना कोई दंड लगा होगा, तभी ऑप्शन में ये सब लाया हूँ मैं। चलिए, IRDAI ने इंश्योरेंस एग्रीगेटर कंपनी, ये पॉलिसी बाजार जो है, इस पर 24 लाख रुपए का दंड हाल ही में लगाया है। और क्यों लगाया था, तो ये क्या किया था, ग्राहकों को जो है मैसेज भेज रहा था कि ये बीमा, ये स्कीम, ये बीमा जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, जल्द ही इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, जल्दी कीजिए, पछताना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे मैसेज जो है ग्राहकों को भेजा करता था। और तो जो है IRDAI, जो कि बीमा कंपनियों का रेगुलेटर है अपने भारत में, उसने क्या किया, इसको ये जुर्माना लगाया, क्योंकि नियम के अनुसार आप किसी ग्राहक को जबरन डरा धमका के या उसे किसी भ्रामक बातों में फंसा के अपने उत्पाद को नहीं बेच सकते हैं। इसी कारण इस पर यह लगा है। बायोकॉन, तो इस पर भी आरबीआई ने बाजार नियमों के उल्लंघन के कारण 14 लाख का दंड बायोकॉन पर लगाया है। बायोकॉन भारत में बड़ी बायोफार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है, ये सब लोग, बहुत लोग जानते भी होंगे। देखिए, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, इस पर भी हाल ही में IRDAI ने जो है थर्ड पार्टी मोटर बीमा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये प्रश्न से संबंधित ये ऑप्शन मैं ढूंढ कर लाया था, तो कुछ और भी रख सकता था, ये बिना ऑप्शन का भी ला सकता था। तो आपको ये याद रखना है कि मास्टर कार्ड को आरबीआई ने नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया है। इसके बारे में इतने सभी फैक्ट्स हो गए। चलिए अगला है, हाल ही में कौन सबसे तेज 14 ODI शतक बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है। तो ये सबसे जल्दी में, मतलब कहने का मतलब है कि सबसे कम पारियों में ये 14 शतक बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है। कौन है, बाबर आजम। बाबर आजम, तो ये कौन है, कहाँ के क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो अपने 81वें पारी में इस मुकाम को पूरा किया है। और ये जो हैं बाबर आजम, हाशिम अमला जो कि साउथ अफ्रीका से हैं, विराट कोहली जो कि भारत के क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, इन सभी को पीछे छोड़कर ये कारनामा पूरा किया है। विराट कोहली जो है 14 ODI शतक 103 मैचों में पूरा किया था। ये हाशिम अमला है, ये 83 में पूरा किया था, 83 इनिंग्स में, पारियों में, लेकिन ये 81वें पारी में ही ये पूरा कर दिए बाबर आजम। चलिए, आईसीसी क्रिकेट की बात हुई है तो आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट का आयोजन कराता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म है इसका। हेडक्वार्टर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। सीईओ इसका पोस्ट अभी खाली है, क्योंकि मनु साहनी जो थे इस पोस्ट पर, वो अभी इस्तीफा दे दिए हैं। उन पर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किसी तरह का चल रहा है, देखिए आगे क्या होता है। बाकी ऑप्शन देखिए, क्रिस गेल न्यूज में क्यों रहे हैं, तो ये हमको लगता है कल ही परसों का न्यूज है। T20 मैच में 14,000 रन पूरा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर ये क्रिस गेल बन गए हैं। और क्रिस गेल वेस्ट इंडीज टीम की तरफ से खेलते हैं। और अगर ये इनकी बात करें, भारत में IPL में किस टीम से खेलते हैं, तो कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से ये खेलते हैं। तो ये क्रिस गेल 14,000 रन पूरा करने वाला पहला क्रिकेटर विश्व का बन गया है। डेवोन कॉनवे ये कौन है, तो ये भी 1-2 रोज पहले की बात है, न्यूज है। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून महीने के लिए, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ये जून महीने के लिए किसे चुना गया है, तो डेवोन कॉनवे। ये कौन है, तो ये न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज हैं। और जून महीने का पुरुष में तो इनको चुना गया है। महिला की बात करें तो प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ इंग्लैंड, ICC वीमेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ ये चुना गया है किनको, तो इनका नाम है सोफी इक्सलेस्टोन और ये इंग्लैंड के हैं, ये ध्यान रखेंगे। वीनू मांकड़ ये कौन है, तो हाल ही में ICC ने अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत के पूर्व क्रिकेटर ये वीनू मांकड़ को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। चलिए अगला देखते हैं। इटली की एक बड़ी चश्मे की कंपनी भोग आई वियर ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इसका सही जवाब है तापसी पन्नू बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। इन्हीं को ये भोग आई वियर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये कहाँ की कंपनी है, तो ये इटली की कंपनी है, यहाँ मैंने दिया है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। ये लोग भी कहीं ना कहीं किसी तरह से ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। दीपिका पादुकोण ये हाल ही में विश्व स्तरीय ब्रांड लिवाइस जो है, जो आप लोग कपड़ा पहनते हैं, काफ़ी ब्रांडेड है, तो लिवाइस का ये ब्रांड एम्बेसडर ये दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। ये भी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, इनको कौन नहीं जानता। नितिन गडकरी इसको चलिए लिखित रूप में देखते हैं। 10वां प्रश्न है ना, तो 10वां प्रश्न, 1 सेकेंड बस आ गया।
देखिए, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप एम्बेसडर फिर से सुन लीजिए, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नितिन गडकरी को। और ये रोड और परिवहन तथा, देखिए जब ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, इस पहले भारत के पहले खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर, उस समय ये एमएसएमई मंत्री भी थे, रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी इनके पास था। लेकिन वर्तमान में केवल रोड और परिवहन मंत्री अब ये हैं एमएसएमई मंत्री। यहाँ मैं लाया हूँ, देखिए एमएसएमई मंत्री जो नए बन गए हैं वो उनका नाम है श्री नारायण टट्टू राणे, ये हैं अब एमएसएमई मिनिस्ट्री। उस समय वही थे नितिन गडकरी। क्लियर कर लीजिएगा ये, नहीं तो बाद में ये नहीं कि नितिन गडकरी आप टिक कर दें एग्जाम्स में आवे तो इनको नितिन गडकरी को खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हो गए, यहाँ मिस्टर हो गया है, एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और उन्होंने खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड नाम के तहत गाय के गोबर से बने भारत के पहले, ये पहले शब्द है, पहले और एकमात्र पेंट का उद्घाटन किया। और वे युवा उद्यमियों को गोबर पेंट के निर्माण हेतु प्रोत्साहित भी करेंगे, उसीलिए ये एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चलिए अगला देखते हैं। नितिन गडकरी हो गए। अक्षय कुमार, इनको हाल ही में एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, क्या नाम है उसका, माई लैब, उसी का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को, जो अभिनेता हैं बॉलीवुड, उनको बनाया गया है। ये माई लैब चर्चा में इसलिए रहा है तो ये क्योंकि माई लैब जो है भारत का पहला कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट, जिसका नाम है कोवी सेल्फ, ये लॉन्च किया था। भारत का पहला ऐसा सेल्फ टेस्ट किट लॉन्च किया था माई लैब, एक जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है उसने, उसी के ब्रांड एम्बेसडर ये जो है अक्षय कुमार बनाए गए हैं। तो ये रहे 10 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में। अब कुछ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हैं, चलिए वन लाइनर विद एक्स्ट्रा फैक्ट फटाफट देख लेते हैं। आइए, हाल ही में किन के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के लिए ऑफिशियल सॉन्ग, जिसका नाम है चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे, लॉन्च किया गया है? तो ये अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया ये तो नहीं पूछा जा सकता है मुझे लगता है, लेकिन ये जो है ऑफिशियल सॉन्ग है, इसको पूछा जा सकता है। तो ये है चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे। इसका ये जो है टोक्यो ओलंपिक में जो भारतीय दल जाएगा उनके प्रोत्साहन के लिए, उनमें जोश भरने के लिए ये गाना ये लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। और इस गाने को लॉन्च तो उन्होंने किया। और ये अनुराग ठाकुर कौन है, तो वर्तमान में अब नए युवा एवं खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इस गीत को AR रहमान और अनन्या बिरला के द्वारा लिखा और गाया गया है। और टोक्यो ओलंपिक इसी माह में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। बस कुछ ही दिन इसमें बाकी रह गए हैं। चलिए, और ओलंपिक जो है IOC के द्वारा आयोजित कराया जाता है, देखते हैं उसके बारे में। IOC अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, स्थापना 23 जून ऑफ 1894, हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट थॉमस बाक है। चलिए अगला है, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता, जिसे डियरनेस अलाउंस या DA शॉर्ट में यहाँ है भी देखिए, डियरनेस अलाउंस या DA 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो ये 28% कर दिया है। ये एग्जाम्स में हो सकता है डायरेक्टली ना पूछे, लेकिन आपको कहीं सब्जेक्टिव एग्जाम्स देना है वहाँ आपको इसका जरूरत पड़ सकता है, और जानकारी है रख लेना चाहिए। कुछ सेकंड तो लगा इसको आपको मात्र पढ़ने में। चलिए अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये आयुष मिशन को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी सरकार ने दे दिया है। आयुष मिशन जो है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसे भारत में प्रचलित चिकित्सा प्रणालियों का संक्षिप्त रूप है। और ये प्रणालियां निश्चित चिकित्सा दर्शन पर आधारित है और बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर स्थापित अवधारणाओं के साथ स्वस्थ जीवन जीने की तरीका का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आयुष मिशन के बारे में मैंने बताया। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें से कुछ बस इतना से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि आयुष मिशन है क्या। आयुष मिशन का जो स्थापना है, शुरुआत है 15 सितंबर 2014 में मोदी जी के आने के बाद लॉन्च किया गया था। और राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये ऑफिस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये ध्यान रखेंगे, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है आयुष मिशन। और केंद्रीय आयुष मंत्री अब नए में कौन बने हैं? वर्तमान में बिल्कुल आज का डेट में 16 जुलाई की बात कर रहा हूं मैं। केंद्रीय आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि पहले असम के मुख्यमंत्री थे। असम के अब कौन मुख्यमंत्री बने हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये सब फैक्ट्स याद रखेंगे। आइए, लद्दाख ने राज्य को पूर्ण ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये सिक्किम के साथ, क्योंकि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य ये सिक्किम ही बना था। याद होगा आप लोग को, पुरानी बात है लेकिन जरूरी है। लद्दाख प्रशासन ने 2025 तक राज्य को पूर्ण रूप में से ऑर्गेनिक बनाने का फैसला किया है। इसके लिए सिक्किम के साथ समझौता भी किया है। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर हैं
और सिक्किम के साथ हुआ है, सिक्किम के बारे में देख लेते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और प्रेम सिंह तमांग वहाँ के मुख्यमंत्री है। गवर्नर गंगा प्रसाद अभी भी हैं। चलिए अगला है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला कमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर स्थापित करने का घोषणा किया है? तो ये चाइना ने किया है। इस कमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर को लिंगलोंग 1 के नाम से जाना जा रहा है और इसमें 125 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने का क्षमता है, जो आगे 1 बिलियन किलोवाट आवर तक बढ़ाया जा सकता है। चाइना ने किया है। तो चाइना की राजधानी बीजिंग, करेंसी युआन या रेनमिनबी। कल मैंने इसमें डिफरेंस बताया था, क्या है ये, युआन या रेनमिनबी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। हाल ही में भारतीय भुगतान प्रणाली भीम यूपीआई को अपनाने वाला कौन देश का पहला देश बन गया है? इसकी चर्चा हम लोगों ने परसों वेबसाइट पर और कल या परसों ही यूट्यूब पर भी किया था। इसको आप लोग जवाब इसका कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास ये आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों, ग्रुप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये रहा आज का क्लास, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।